सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आखिरी वायु, हमारी 5 वात के प्रकारों की हम चर्चा कर रहे थे और उस विषय में आज हमारा आखिरी वात का समय होता है और अपान वायु की हम आज चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने प्राण, उदान, समान, व्यान की चर्चा कर चुके हैं हम, और आज हम अपान वायु की चर्चा करने वाले हैं। तो अपान वायु मतलब जिसको यूरिनरी ट्रैक से संबंधित बीमारियां हैं, और क्या क्या हो सकता है। गैस, पेट में पेट साफ ना होना, पेट की प्रॉब्लम। के अलावा हम देख सकते हैं साइटिका, यानी नाभि के नीचे के जितने भी रोग जो आपको सूझते हैं, दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, सुनने में लगते हैं, वो सारे के सारे रोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और वो उसी की हम प्रक्रिया जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे, क्या क्रम रहता है इसका और क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज की चर्चा हमारी अपान वायु की। सबसे पहले जान लेते हैं कि अपान वायु बनता कैसे है, क्योंकि हमने सभी वायु के क्रम जाने और उनके बनने के क्रम भी जाने, क्योंकि 5 महाभूत जो हमारे होते हैं और कोई 2 एलिमेंट से किसी तीसरे का निर्माण होता है। तो वात, पित्त, कफ का तो निर्माण के बारे में हम जान ही चुके, उनके प्रकार भी देखे हमने। आज हम वात के प्रकारों की श्रृंखला में अपान वायु की चर्चा करते हैं। तो अपान वायु जो है पृथ्वी और 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। पृथ्वी और वायु दोनों ही विपरीत। वायु का गुण हल्का है, पृथ्वी का गुण भारी है, राइट। तो दोनों विपरीत गुण वाले हो गए, है ना। वायु अस्थिर है, चलायमान, इसका कभी भी एक जगह पर स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन पृथ्वी तत्व जो है स्थिर है। तो एक तरफ स्थिर तत्व है, दोनों एकदम विपरीत गुण वाले की चर्चा आज हमारे सामने है। और वायु कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता, दोनों एकदम डिफरेंट गुणों की चीजें हमें सामने देखने को मिलती है। तो महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि उनके अनुसार, जो उन्होंने सारी इसके बारे में चर्चा की है, तो वो बताते हैं कि शुक्र शुक्र की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब, और क्या हो सकता है, शुक्र, आर्तव, इसके बारे में वो कहते हैं, और मूत्र, गर्भ, और इन सब का जो निष्क्रमण होता है, बाहर निकालने का काम, बाहर निकालने का काम, यानी हम सबके वो पता है कि ये सब के सब नाभि के निचले अंग जो हमारे जननांग होते हैं वहीं से निष्कासन, मतलब उसी उन्हीं स्थलों से निष्कासन होता है अपान वायु का। अपान वायु का निचले का हिस्सा होता है नाभि के नीचे का पूरा, है ना, मूलाधार चक्र जैसे जुड़ा हुआ हिस्सा इसको कह सकते हैं। तो जो वायु नीचे की ओर गमन करती है या नीचे की ओर कार्य करती है, नीचे के हिस्सों में काम करती है, नाभि के नीचे, ऐसे शॉर्ट में इसकी परिभाषा जानना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। नाना प्रकार से मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया, और स्थान की चर्चा करते हैं तो नाभि के नीचे के जितने भी रोग दिखते हैं या नीचे की जितने भी जगह दिखाई देते हैं, चाहे महिलाओं का गर्भाशय हो, पुरुषों के जननांग हो, हमारे महिला और पुरुषों के जो भी जननांग है, इनसे संबंधित जुड़ी हुई जो है सारी समस्याएं, और मल का निष्कासन और मल और मूत्र का निष्कासन को लेकर के ये सारे स्थान, शाइटिका जिसको हम बोल सकते हैं, शाइटिका वाला भाग भी जो पूरा, और पैरों के नीचे तक घुटने का दर्द, ऐसा कुछ ये जितना भी है, ये सारा के सारा भाग जो है ना, नाभि के नीचे का हिस्सा जो मुख्य वात का स्थान है, हमारे वात, पित्त, कफ की परिभाषित जो अपन करते हैं या विघटन इनका देखते हैं, इसको विभाजित करके समझने का प्रयास करते हैं, तो नाभि के नीचे के जितने भी रोग या नीचे के स्थान मुख्य रूप से ये क्या कहलाते हैं, ये सब वात के स्थान है, और वात का प्रमुख स्थान है ये अपान वायु से जुड़ा हुआ है। अपान वायु दूसरे शब्दों में कहा तो नीचे के सभी क्रियाएं को संचालित करना, यह अपान वायु। शॉर्ट में हो गया क्लियर। अब अपन समझते हैं
कार्य, कार्य को समझने का प्रयास करें तो समय पर किसी भी चीज का निष्कासन, यानी हमारे मल मूत्र आर्तव शुक्राणु इनका सबका समय पर निस्तारण हो। समय पर शब्द है इस्तेमाल हुआ है, समय पर, यानी समय, सबका एक निर्धारित समय है। तो हम सबको पता है मल का निस्तारण हम सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, या इसका भी एक समय है ना। मूत्र का भी निस्तारण ठीक है, 8 से 10 बार दिन में हो गया, ठीक है। लेकिन किसी को 25 30 40 बार जा रहा है तो फिर बहुमूत्र का रोग जिसको बोल देते हैं, या अपान वायु खराब हुए, तो वो सारे क्रम देखने को मिलते हैं। कईयों को आता ही नहीं है, वेट करते रहते हैं अंदर बैठे बैठे, सब भजन वजन कर लिए, एक बार आजा आजा गाना वाना गा लिया, सब पता नहीं क्या करें है। ये सारी व्यवस्थाएं जब बिगड़ती हैं तो ये सब अपान वायु के क्षेत्र में काउंट होती हैं। ऐसे ही महिलाओं के बारे में देखें तो शुक्र का ये आर्तव का 28 दिन का जो साइकिल एक पीरियड होता है, वो कभी 30 40 दिन का हो जा रहा है, कभी 20 25 दिन का हो जा रहा है। तो ये टाइम, इसलिए मैंने कहा इसके बारे में समय पर सब काम हो, यानी जो कुछ भी निष्कासन का कार्य हो रहा है वो सब समय के साथ हो, समय पर हो। ये अपान वायु का क्षेत्र आता है। और क्या हो सकता है, टाइम पीरियड जब भी आएगा एक निश्चित समय पर आएगा और निश्चित अवधि तक ही वो रहे। किसी का समय बढ़ता जा रहा है, किसी का 5 दिन से भी ज्यादा जा रहा है, कुछ 6 दिन जा रहा है, कुछ 7 दिन। ये अति बिल्डिंग, जो जरूरत से ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है, या किसी में ब्लडिंग नहीं हो रही है, क्लॉटिंग्स हो रही है, क्लॉट थक के जमना, थक्कों के साथ में निष्कासन, ये भी, या दर्द के साथ में पहले दूसरे दिन ट्यूब में दर्द होना या पेट में दर्द होना, उस स्थान पर दर्द होना विशेषकर। तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था बिगड़ रही है, ये भी अपान वायु के बिगड़ने की निशानी बोल सकते हैं इनको, या उसके लक्षण बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, ऐसे पुरुषों के बारे में कहा जाता है, आजकल आधुनिक विज्ञान तो व्यवस्था को मानता नहीं है, वो तो कहता है साहब पुरुषों का भी 15 दिन में हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन ये समय पर हो जाए। अब किसी का स्खलन जल्दी से हो जा रहा है, पत्नी सामने आई और हो गया, ये थोड़ा सा, तो समय का एक जो व्यवस्था बनी हुई है, समय का चक्र, इसलिए मैंने कहा कि सब चीजें का निष्कासन होना चाहिए समय के साथ। क्या किसी का नहीं हो रहा तो वो हो ही नहीं पा रहा है। तो जो कुछ भी क्रियाएं हमारी मल मूत्र या नाभि के नीचे से जो भी निष्कासन हो रहा है, इन सब का एक समयबद्ध तरीके से हो, ये सारे उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, और इन सब उदाहरणों को हमें समझना होगा। ये सब के सब अपान वायु के क्षेत्र हैं। यदि इनमें कोई समस्या है तो इसका मतलब समझ जाइए अपान वायु खराब है, अपान वायु को ठीक करने की उपायों की आवश्यकता है। तो शॉर्ट में हमने समझने का प्रयास किया कि हम ऐसे ही गर्भ धारण का जो समय, गर्भ का जो है 9 महीने का एक समय है, एक विशेष परिस्थिति है। इसके अलावा भी साउथ में कुछ कई मुझे विद्वान मिले वैद्य, जो 8 10 पीढ़ियों से वैद्य हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, मेरे कई मित्र हैं और अच्छे विद्वान हैं। अच्छे विद्वान मतलब वो अपनी पीढ़ियों से वैद्य हैं, डॉक्टर हैं आयुर्वेद के। उनके जब उनके जब मैंने देखा पता किया, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 9 महीने से ज्यादा प्लस होना चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं इसको बौद्धिक विकास में सहायक है। आजकल तो क्या होता है, हम 9 महीना हुआ नहीं हुआ पहले ही उसको कट करके बाहर निकालना, जिसको सिजेरियन नाम दे दिया गया है। ये एक व्यवस्था के खिलाफ जाने की, प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जाने की एक परंपरा चल पड़ी है, ये थोड़ी ठीक नहीं है। तो जितना ज्यादा समय गर्भ धारित रहेगी महिला, और दोनों के लिए अच्छा है, ऐसा माना जाता रहा। हमारे साउथ के वैद्य इसको मानते हैं, और उन्होंने कई उनकी बुक्स में मुझे दिखाया भी कि देखिए सर ऐसा नहीं है, नॉर्थ में तो ये हम बहुत कम समय में इसको, लेकिन साउथ में इसको हम लंबा समय तक
कई वैद्य ऐसे मिले जिनका तो 10 महीने का, 12 महीने का तक का गर्भाधान रहा है। वो खुद 9-10 महीने तक, 11 महीने तक रहे, लेकिन उनकी मेमोरी बड़ी शार्प। मैंने ऐसे लोगों का देखा, दिमाग बहुत तेज है और अपने कार्य के इतने माहिर हैं, विद्वान हैं। बहुत मुश्किल है उनके जैसे विद्वानों को आप ढूंढना। तो आज के युग में ऐसे विद्वान कम नजर आते हैं। उनका कहना यही है कि जितना ज्यादा समय शिशु अपने माता के गर्भ में रहेगा, उतना ही ज्यादा उसमें गुण और बौद्धिक स्तर उसका एक अच्छा स्तर का होगा, और शारीरिक रूप से बीमार नहीं होगा, कोई बीमारियां नहीं आएगी उसको ज्यादा इतनी जल्दी, इम्यूनिटी उसकी अच्छी रहेगी। आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है। इसलिए यदि उनकी माने तो हम कह सकते हैं 9-10 महीना कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। लेकिन इससे समय से पहले ही यदि किसी का 7 महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, या गर्म चीजें जो खा लेते हैं तो उसके बाद में कईयों का तो 1-1.5 महीने में भी गिर जा रहा है, तो ये सब अपान वायु खराब होने के लक्षण हैं। पीसीओडी का होना, जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये सारे क्रम जो है इसी से जुड़े हुए हैं, अपान वायु के ही लक्षण हम मान सकते हैं इनको। और क्या क्या हो सकता है, और हम देखें तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब अपन चर्चा करते हैं कि किन कारणों से ये खराब होती है। कारणों पर तो महर्षि वाग्भट कारणों की चर्चा करते समय कहते हैं वो को रूक्ष आहार। रूक्ष आहार यानी एक कारण वो ये मान के चलते हैं कि रूक्षता, यदि हम लोगों की, कई लोगों की आदत बनी रहती है कि कच्चा चना सुबह सुबह खा लेना, बहुत पौष्टिक है, प्रोटीन है, ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ, पता नहीं, वो बस पानी में डाले और चने को शुरू हो गए। बुनी तली बुनी चीजों से, तली नहीं, बुनी बुनी चीजें, जैसे जिसको हम बोलते हैं रोस्टेड चीजों का प्रयोग करना, है ना। और आजकल एक और चीज हो गई है कि आज ये मैं अपनी उससे ओवन वाली चीजें, ओवन का प्रयोग करना जरूरत से ज्यादा, और रुक्षता में आज के हिसाब से एसी में ज्यादा बैठना, एसी के प्रक्रिया में रहना। तो ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो रुक्षता को बढ़ा सकते हैं आपके शरीर में। आजकल ये मुरमुरा, सिंगदाना, ये कुछ चलन ज्यादा बढ़ गया है। नहीं साहब, तला भुना चीज खा लिया तो वेट बढ़ जाएगा, ये सब जो क्रम आजकल देखने को मिलता है, जिसके कारण रुक्षता बढ़ जाती है शरीर में, और फिर वो परेशानियां। मटर भी हम ऐसे ही खा रहे हैं, भुने हुए चने, मटर, और भी ऐसी कई चीजें जिनको हम रोस्ट करके खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और आज की पीढ़ी उसको ज्यादा पसंद करती है। मूंग की दाल भी आजकल रोस्टेड आती है, तो ये सूखा वाली चीजें जो है ना, ये ड्राई चीजें, ये बड़ा आपको एक कारण महर्षि वाग्भट इसको मानते हैं। और एक और वो चर्चा करते हैं कि गुरु आहार, गुरु आहार का मतलब भारी खाना जरूरत से ज्यादा। मैंने कल परसों भी और वात के जितने भी क्रम बताए थे उस सब में मैंने कहा था कि वात का बिगड़ने का मुख्य कारण महर्षि वाग्भट और महर्षि चरक के अनुसार क्या हो सकता है, भारीपन, पूरा भारी खाने को हम गुरु आहार को ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है, किसी भी अंग को, मतलब नियम क्या है, किसी भी अंग को जरूरत से ज्यादा काम देना उस अंग के अंदर रुक्षता या वात की वृद्धि कर देगा। तो किसी भी चीज के जरूरत से ज्यादा काम में लेंगे तो उस अंग में वात की वृद्धि होना स्वाभाविक। तो गुरु आहार जब भारी खाना दे देंगे तो आंतों का पाचन क्रिया बिगड़ सकती। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि नियम वही है सभी के लिए, वो भी तो एक मसल्स ही है शरीर में, है ना। चाहे बड़ी आंत है, कोलोन है, हमारी ये सारी चीजें जो, ये भी तो बड़ी हमारे शरीर का ही तो हिस्सा है। तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को जरूरत से ज्यादा काम दे देंगे तो वो सब वात वृद्धि का कारण बन जाएगा। तो इसको यानी भारी आहार
कुछ लोग खाना वाना खा पी के खूब जम के दूध वूध पीते हैं, वो सब। कुछ चिकना तला भुना ही खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं। मतलब अति हर चीज की बुरी है। सूखा खाया, ड्राई लिया, तो बैलेंस हर चीज में नहीं है। सम सम रहना जरूरी है हर चीज में। जैसे कल परसों हम चर्चा कर रहे थे सम की। हर चीज में सम रहना है। तो बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं, बहुत ज्यादा तला भुना भी नहीं। तो गुरुवार में दूध, चिकना, कुछ भी ऐसा ले लिया। पूरी कचौरी इस टाइप की जो चीजें हैं हो जाती हैं, ये सब के सब। पराठे वराठे आजकल लोग जम के खा रहे हैं। तो एक मूली के पराठे भी आजकल कुछ चले पड़े हैं, सर्दी के दिन चल रहे हैं तो लोग खा रहे हैं। मूली का मैंने चर्चा करते समय आपको बताया था, मूली का जब भी अन्न के साथ मेल होगा तो शरीर में गंध वाली चीजें स्थिति पैदा कर देगा। तो मूली के विषय में हमारे यहाँ पर यही बताया गया है कि उसको अन्न से दूर रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्न ग्रहण करने से पहले ही वो ले लिया जाए। एक और पूरा चैप्टर ही बना दिया है महर्षि चरक ने तो, वेग धारण। तो हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग हैं, 13 14 ऐसा। महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है तीनों में। कुछ 13 बोल रहे हैं, कुछ 14 बोल रहे हैं, जो लगभग 13 ही हैं। किसी को काउंट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो एक विषय नहीं है, पर विषय ये है कि वेग धारण करना, वेग को रोकना। वेग क्या है? सी कार्य, यूरिन का रोकना। पेशाब आ रहा है, जाना नहीं है, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, बाद में जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया है जो लीवर करता है। हमारे जितना भी जहर बनता है शरीर में, इस जहर को बाहर निकालने के लिए, या जो भी टॉक्सिन हमारे शरीर में से, 1.5 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे तक क्या करता है लीवर, उसको कन्वर्ट कर देता है। एक अमोनिया नामक कंटेंट बनता है, अंग्रेजी विज्ञान के अनुसार माने तो, है ना। तो हमारे वो ऋषि मुनियों को ये सब पहले से पता है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया, भैया वेग को धारण करोगे तो, चाहे पोटी आ रही है, जाना है, तो मल का भी निस्तारण समय पर हो जाए। वेग धारण नहीं करना, जब आए तब जाओ। और उससे धारण करने से, या गैस पास करनी है तो गैस पास, कुछ सभा में बैठे हुए हैं, डर के मारे क्या पता आज पेट साफ नहीं हुआ है, सवाई परेशान हो जाएगी, इस चक्कर से कुछ दाब के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत ही दाएं बाएं होकर के, यहाँ वहां होकर के फ्री हो जाइए। तो ये सारे क्रम जो है वेग को रोकने से भी होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि वेग रोकना एक शरीर में उदावर्त रोगों को जन्म देता है। उदावर्त यानी वेग का जो क्रम नीचे की तरफ आ रहा था, ये उदावर्त ऊपर की तरफ जाने का। जैसे कमर का दर्द है, पतला पानी नाक से आ रहा है, समझ जाइए ये सब वेग धारण के। इसको हम एक अलग अभी, आ, 13 वेगों को धारण करने से कौन कौन से रोग होते हैं, इस पर एक अलग से एक चर्चा करेंगे। तो आगे अध्याय में हम सीखेंगे, इस बात को जानेंगे। सिर दर्द होना है, और क्या, यूरिन को पास करते समय उसमें भी दर्द होना, टेस्टिकल में दर्द होना है, मासिक दर्द, मासिक दर्द के अंदर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें दर्द के साथ होना है, ये सब वेग धारण की साइड इफेक्ट मान सकते हैं। तो महर्षि वाग्भट ने इसको पहले ही बता दिया, डिटेक्ट करके उन्होंने पहले कह दिया कि भैया वेगन ना धारिये, ना वेगन धारिये, ऐसा शब्द उन्होंने पहले ही कह दिया। महर्षि चरक ने भी यही कहा, और भी अन्य ऋषियों ने भी अलग अलग अपने, अथर्ववेद में भी इसका वर्णन आता है। चलिए उन पे ना जाकर के अपन को शॉर्ट में चर्चा करनी है, तो अपन एक और महर्षि वाग्भट बताते हैं कि यात्रा अति यात्रा करने से भी हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार पहाड़ी इलाकों में हमारी बस या गाड़ी जिसमें हम बैठे होते हैं, जिसमें यात्रा कर रहे होते हैं, वो घूम घूम के चल रही होती है, तो कईयों को उल्टी आ रही होती है, कुछ लोग खिड़की के पास बैठे हुए उल्टी कर रहे होते हैं। क्या है ये सब? इससे रक्त धातु हमारी खराब होती है, और उसमें वात की, इसको वात रक्त भी बोल सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो यात्रा में हमको
परेशान कर सकती हैं, वो वाली है उल्टी आना। ऐसे ही बाकी रक्त धातु के डिस्टरबेंस के कारण ये होता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसकी जगह आपको हमारा जो जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, शारीरिक विज्ञान है, इससे थोड़ा सा हट करके फिजिक्स पर जाने की आवश्यकता है। फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि रोग, देखिए ब्लड में क्या है, आयरन है। आयरन या सुचालक कंटेंट कोई भी हो जिसमें बिजली का संचार अच्छे से हो सकता है, ये जब जब भी धरती या पृथ्वी पृथ्वी के साथ में गोल चक्र में घूमेगी, मूवमेंट होगा, उससे वोल्टेज बढ़ेंगे शरीर के अंदर, करंट का जो वेग है वो बढ़ेगा। वो बढ़ने के कारण ये सारी समस्या आ रही है ना। फिजिक्स पर तो देखें तो फिजिक्स का नियम यदि फॉलो करना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसे फिजिक्स का नियम, उत्तर दक्षिण की तरफ सोना वास्तु दोष, और ये कई नामों से हम लोग जान जाते हैं कई बार। जैसे उत्तर की तरफ सिर को करके सोना, ये भी आपके वात की वृद्धि में। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा आधुनिक विज्ञान बोलता है ये नॉर्थ पोल है बॉडी का, नाभि तक का हिस्सा, और नीचे का हिस्सा साउथ पोल है। तो साउथ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपटा लेते हैं, लेकिन बाकी यदि सेम पोल हो तो रिपल करते हैं, धक्का मारते हैं। ये जो धक्का मारेंगे तो उसमें शरीर के अंदर भी क्रियाएं होंगी। अपन को खाली फील नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय तक यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो आपको शरीर के अंदर वात के सारे बीमारियां देखने को मिल सकती है, यानी वात वृद्धि देख सकते हैं, है ना। इसीलिए बोला गया है कि भाई वास्तु के नियमों का पालन करो। वास्तु क्या है? वास्तु यही तो है, विज्ञान है, वो एक तरह का विज्ञान है। तो यहाँ पे फिजिक्स के नियमों का हम पालन करते आए, हमारे ऋषि मुनि, हमें भी करना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ भी हम सिर धर के सोएंगे, सिर करके सोएंगे, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा, मेंटल रोगों के, मानसिक रोगों के लिए। कुछ लोग लिख रहे हैं ग्रुप में, स्ट्रेस के लिए क्या किया जाए, स्ट्रेस के लिए कोई साधन बताइए। तो आप पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोइए, स्ट्रेस नहीं आएगा, उससे वात की वृद्धि भी नहीं होगी, है ना। तो दिशाओं का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फिजिक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और भी सृष्टि के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। खाली शरीर विज्ञान से ही सब कुछ नहीं चलता। तो ये इनका वर्णन हमारे वैदिक स्थानों पर भी, जगह जगह पर वेदों में भी वर्णन आता है, और हमारे महर्षियों ने तो बताया है। महर्षियों ने शरीर के पक्ष से बताया, और हमारे खगोल शास्त्र में भी इसका अलग जगह वर्णन दिखने को मिलता है। तो ये सब जो कर रहे हैं हम, अति, एक तो व्यायाम करेंगे तो वो मैंने आपको कहता बताया, तो रक्त धातु इससे क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो रक्तवात हो रहा है। और यानी इसको शॉर्ट में बोले तो वात का प्रकोप हो रहा है, शरीर के अंदर धातुओं में वात का प्रकोप हो रहा है। तो ये जब जब भी वात का प्रकोप जब भी होगा, ये वात हमेशा हड्डियों का दुश्मन है, हड्डियों के ऊपर ज्यादा प्रभाव देगा, तो क्या होगा, दर्द होंगे, जोड़ों में दर्द होंगे, और भी जगह परेशानियां बढ़ेंगी। कुछ लोग बोलते हैं राइट हिस्सा सिंक हो रहा है, लेफ्ट हिस्सा सिंक हो रहा है। तो ये वात के जितने भी रोग है, मतलब वात के रोगों का आपको पता ही है, ये हम चर्चा कर चुके हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो अति यात्रा मैंने आपको बता दिया, एक ये कारण हो सकता है, और ज्यादा चलना फिरना ये भी एक। अब आप कहेंगे कि ये तो चलने फिरने के लिए भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं, ज्यादा चलना भी नहीं है, तो ज्यादा बैठना भी नहीं है। ज्यादा लंबे समय तक बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, लंबे समय तक बैठोगे तब भी वात की वृद्धि होगी, और ज्यादा चलोगे तब भी वात की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि शरीर की ऊर्जा वहीं खर्च हो रही है जहां आपका मूवमेंट हो रहा है, जरूरत से ज्यादा। यानी हर चीज में सम रहने की आवश्यकता है। कुछ भी क्रियाकलाप किया, ज्यादा किया तो दिक्कत, कम किया तो दिक्कत। कम करेंगे तो आपके कफ बढ़ने लग जाएगा और रस धातु खराब हो जाएगी, ज्यादा करोगे तो रक्त धातु पर असर देखने को मिलेगा, और अस्थि धातु और अन्य धातुओं पर इसका असर देखने को मिलेगा।
तो ये कम ज्यादा का सम भाव को हमें समझना पड़ेगा। अब ये सब चलता रहा तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी महर्षि ने चर्चा की कि नाभि के जितने भी नीचे के सभी रोग जो हैं देखने को मिलेंगे। जितने भी डिसऑर्डर्स दिखते हैं नाभि के नीचे, चाहे पीसीओडी को लेकर के हो गया, गैस का पास होना, ये पेशाब में दर्द होना, ये सब मैं आपको बता चुका। और खास तौर से खांसने पर महिलाओं को पेशाब निकल जाना, एक बार ये भी कई केसेस बहुत आते हैं मेरे पास में, कई बार खांसा तो भी पेशाब आ जा रहा है, चीखा तो पेशाब आ जा रहा है, वैसे वहां जा रहे हैं यूरिन के लिए तो हो नहीं रहा। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, सब अपान वायु के हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते क्या, होते ही हैं। और क्या क्या हो सकता है कि गर्भ धारण हो ही नहीं रहा है, तो ये भी एक अपान वायु, तो जरूरत से ज्यादा यात्रा करने से अपान वायु के कारण ये सारा। गर्भ गिरने का, कोई एक आर्मी के मेजर आए थे क्योंकि उनका हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग था, दोनों दंपत्ति मेजर हैं आर्मी में, 8 साल हो गए, 5 साल तो वो ऐसे हाई एल्टीट्यूड में रहे, ऊपर नीचे जाना करना, ऊपर नीचे जाना करना, गर्भ धारण हो ही नहीं रहा। सारे प्रयास कर लिए, पति पत्नी को सरकार ने एक जगह रख लिया, चलो उन्होंने शिकायत की सरकार को, वो सब नहीं चल रहा। हमने उनको यही बताया कि आप केस हिस्ट्री बताइए, तो उन्होंने केस हिस्ट्री ये बताई। हमने कहा 90 दिन का खान पान का प्रयोग करो, इस तरह से खान पान बदल दो और ये वाला प्रयोग, ये करते ही हो आज साल भर बाद में उन मिठाई का डिब्बा। तो ये क्रम भी देखने को मिलता है कि कई बार हाई एटीट्यूड में जाने के बाद में भी वात की वृद्धि, या पहाड़ी इलाकों में वात की वृद्धि होती है, तो गर्भधारण में देरी हो सकती है। और क्या हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, थाइस का मोटापन, भारी हो जाती है कई महिलाओं की थाई, ये सब वात वृद्धि के कारण। वेरिकोज वेन, ये सब वात वृद्धि के कारण। और क्या, पाइल्स हो गया, फिस्टूला हो गया, ये सब देखने का, टेस्टिकल में पेन हो गया मर्दों को, पुरुषों को। तो ये सारे क्रम जो एक के बाद एक देखने को मिलते हैं, वो सबको इसी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये इसका वात वृद्धि का ही एक कारण हो सकता है नहीं है ही, मान के चलिए। तो अब ये सब हो गया, तो अब करना क्या, उपाय क्या करें। उपाय करें, अपने चिकित्सक से संपर्क करें। और लेकिन आप भी क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं हमारे आयुर्वेद में दे रखी हैं। तो एक तो वस्ती कर्म सबसे पहला माना गया। वस्ती के बारे में ये कहा गया है कि 50% आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तुरंत वस्ती करते ही। यानी कोई जो 100% परेशानियां भुगत रहा है, तो उसकी 50% रह जाएगी। तो वस्ती कर्म तुरंत आपको इतना फायदा दे सकता है। और क्या क्या, तो वस्ती कर्म में हम अ, दूध की वस्ती भी दे सकते हैं। ये आजकल जो नेचुरोपैथी वाले कर रहे हैं ना, पानी वाली वस्ती, ना, ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना, इससे और वात वृद्धि हो रही है। ये जो नेचुरोपैथी के लोग पढ़ करके और जो कर रहे हैं, आयुर्वेद इनके ज्ञान है नहीं, नहीं होने के कारण ही ये सारे रोग, नेचुरोपैथी जो सेंटर खुल गए हैं आजकल, ये लोग और बढ़ा के भेज रहे हैं रोगों को। तो इनसे भी थोड़ा सा समझदार विषय के हों, उनके पास ही जाना श्रेष्ठ है। बेहतर ये है कि किसी आयुर्वेद आचार्य से ही, आयुर्वेद के डॉक्टर से ही आपको संपर्क करना चाहिए इन चीजों के लिए, क्योंकि ये तो और बाकी रोग बढ़ा ही देंगे। तो ऐसी वस्तियों से बचना है, सूखी वस्तियों से, पानी वाली वस्तियों से, ये सबसे बचने की जरूरत है। दशमूल का काढ़ा है, दूध वाली बस्ती है, ये सब हम आपको बताते हैं। मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ क्योंकि मामला है। और तो इसमें उत्तर वस्ती भी बहुत अच्छा काम करती है। उत्तर वस्ती के भी कई प्रकार हैं। तो उत्तर वस्ती में ये चिकित्सक निर्धारित करेगा आपको कौन सी वस्ती देनी है। तो महिलाओं को भी विजाइना में भी बस्ती दी जाती है, तो वहां के भी अलग वो विधान है पूरा। तो इनको योग बस्ती कहा जाता है, 8-10 दिन के लिए योग बस्ती दी जा सकती है।
और क्या हो सकता है, कालवस्ती भी बोला गया है, और योग वस्ती, कालवस्ती और कर्म बस्ती। तो ये निर्धारित होती है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है इसमें, और चिकित्सक इसमें घटा बढ़ाता अपने अपने अनुभव के आधार पर, या जितनी रोगी की आवश्यकता है उस आधार पर उसको वस्ती को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो योग बस्ती 8 दिन लगभग मान के चलिए, काल बस्ती को 10 दिन मान लीजिए, 15 दिन की अपनी कर्म बस्ती, इस तरह से ये बस्तियां दी जाती है। तो इसके जब हम पंचकर्मा को सीखेंगे तो हम प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि कब कब किस किस को देना है। जरूरत से ज्यादा नहीं दी जाए तो भी खतरनाक है, कम दिया तो भी खतरनाक है ना, जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तो इसमें क्या है, वात का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। क्या करना है, वात का अनुलोमन होना जरूरी है। यानी वात जो हमने वेग धारण किए, तो वात का नीचे की तरफ से निष्कासन होना चाहिए था, वो उसका रास्ता बदल के ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, और उसमें अग्नि तत्व की वृद्धि हो जाती है। होना क्या चाहिए था, यहाँ का देखिए, अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो हमारा नाभि से नीचे का टेम्परेचर, जो हमारे जननांग है वहां तक का टेम्परेचर कितना, 2 से 3 डिग्री माइनस होना चाहिए। हो सकता है 4 डिग्री भी माइनस हो जाए, तो माइनस रहना चाहिए हमेशा। इसलिए हमारे यहाँ पर कपड़े भी एकदम खुले खुले बनाए। महिलाओं के लिए दे दिया भाई, साड़ी दे दिया, पेटीकोट दे दिया, इस तरह का खुला कपड़ा। पुरुषों के लिए भी धोती कुर्ता हो गया। तो हमने क्या किया, हवा आने जाने का साधन बना के रखा, जिससे क्या वहां का टेम्परेचर ना बढ़ जाए। और ये अंग्रेजी विद्या आ गई है सब कुछ। तो अंडरवियर भी ऐसे गारमेंट आ गए हैं वो टाइट वाले। ये क्या कर रहे हैं, रोग बढ़ा रहे हैं, पीसीओडी बढ़ रही है, और भी पुरुषों को भी जननेंद्रिय संबंधी बीमारियां हो रही है। यानी कुल मिला के ये सब हम जानबूझ के जो कर रहे हैं ये कर्म, ये सब अपने ही अपने शत्रु हम खुद ही बने हुए हैं। तो ये अपनी शत्रुता को हमें कम करने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें खास तौर से सेफेस्ट, यदि अनुलोमित करने की बात हो, तो हरितकी का, यानी हर्ड, हर्ड, हरितकी यानी हर्ड, हर्ड, बहेड़ा आंवला जो होता है ना, त्रिफला में यूज होता है, तो वही हर्ड, हर्ड का प्रयोग सबसे सेफ है, इसको लेना जाता है। अब किसी के मल के अंदर दुर्गंध ज्यादा है और चिकनापन ज्यादा है और कफ का मात्रा आपको ज्यादा बढ़ती है, ऐसा मल खराब मल हो, दुर्गंधित हो, तो इसके लिए खाने से पहले हर्ड का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। तो क्या करना, 1/4 चम्मच हर्ड का चूर्ण ले लिया, और हर्ड के साथ में सौंठ, ये भी 1/4 चम्मच लेकर के, और इन दोनों को मिक्स करके और 2 चुटकी सेंधा नमक डाल के भोजन से पूर्व ले लेना, अच्छा है इसके लिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, ये दुर्गंधित स्थितियां थोड़ी खत्म होगी। और जिन लोगों का पित्त ज्यादा बढ़ गया है, पित्त के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ी हुई, तो उनके लिए फिर वो हर्ड को घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है। तो खाने से पहले हर्ड को घी में फ्राई करके पिपली के 2 चुटकी डाल करके, पिपली का चूर्ण भी डाल करके हम लिया जा सकता है। इस प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अपन ये वायु को अनुलोमित करने में हमें, और अपान वायु को ठीक करने में इसका उपाय के तौर पे हम देख सकते हैं इनको। और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये घी के साथ में जो हम एक और प्रयोग कर सकते हैं, तो साथ में घी में हर्ड को सेक लिया, पिपली को 2 चुटकी चूर्ण भी डाल लिया, और साथ में गुड़, गुड़ जो होता है इसका खाली पेट सुबह सुबह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सुबह सुबह खाली पेट इसका प्रयोग किया तो भी आपको अनुलोमित होने में लाभ मिलेगा। खाने से पहले यदि बहुत ज्यादा सूखा है बॉडी में, तो फिर क्या करें, मल भी टाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, खाने से पहले चिकनी चीजों का प्रयोग कर लें, जिनमें तिल हो सकता है, तिल का तेल भी ले सकते हैं, या अलसी का तेल एक सुबह खाली पेट सुबह सुबह चम्मच
गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं। तो एक प्रयोग इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये भी वात का अनुलोमन के लिए एक अच्छा। अरंडी का तो बेहद गजब का चीज है। अरंडी का तेल तो इसके बारे में तो बहुत कुछ आया हुआ है। इसके लिए सोच रहा हूँ मैं, अरंडी के लिए एक अलग से चर्चा रखेंगे। तो जिनका पित्त नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि अरंडी का तेल पित्त भी बढ़ा देता है, तो बेहतर ये है कि आप ये समझें कि पित्त ना बढ़ा हो तो आधा चम्मच अरंडी का तेल सुबह सुबह हम ले भी सकते हैं। एक लंबे समय तक लिया जा सकता है गर्म पानी में डाल करके। हालांकि सुबह के साथ में बढ़ेगा नहीं। यदि अरंडी का तेल को आप मिश्री के साथ में भी ले सकते हैं, मिश्री जो होती है ना आपको, धागे वाली मिश्री, इसके चूर्ण के साथ, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। सुबह सुबह लेना अच्छा है। और क्या हो सकता है, एक मासिक या वीर्य की कोई समस्या है या बीज बनने की समस्या है, तब भी ये अरंडी का तेल गजब का काम करता है। तो महिलाओं में जो अंडा बनने का जो प्रक्रिया होता है, ये उसमें बहुत बढ़िया काम कर सकता है। या वीर्य के शुक्राणुओं की वृद्धि करना है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा योगदान बताया गया है। तो अरंडी का तेल बहुत जगह काम करता है, कई तरह की समस्याओं का निदान कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है, हाँ, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोग नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो सुबह सुबह एक चम्मच नारियल का तेल ले सकते हैं, या गंडूश कर सकते हैं, मुंह में डाल के रख सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो गंडूश कर लें, निगलने का काम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी बाधा पहुंचेगी, वो बढ़ोतरी का संभावना रहती है। नारियल का तेल बढ़ा भी सकता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, वो उनको ड्राइनेस है और उनके वित्त पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में गर्मी ज्यादा है, तो वो सुबह सुबह नारियल का तेल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक योगिक क्रियाओं के बात करें तो योगाचार्यों को से अपन क्या क्या सीखते हैं, त्रिबंध एक क्रिया रहती है, त्रिबंध, उसको हम कर सकते हैं। और एक अश्विनी क्रिया भी कर सकते हैं। तो त्रिबंध और अश्विनी क्रिया पर हम कर सकते हैं। आजकल एक ग्लूट ब्रिज बोलते हैं, आजकल वेस्टर्न कल्चर में ग्लूट ब्रिज की एक ब्रिज बनाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेतुबंध आसन बोल सकते हैं, सेतुबंध आसन। राइट राइट। ग्लूट ब्रिज को अपन आसान शब्दों में थोड़ा सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन भी कर सकते हैं, अश्विनी क्रिया कर सकते हैं, जिसमें गुदा को संकुचित करना, छोड़ना, इस तरह की प्रक्रिया भी हो सकती है। पुरुष लोग खाली पेट सुबह सुबह क्या कर सकते हैं कि च्यवनप्राश, एक चम्मच च्यवनप्राश ले सकते हैं सुबह सुबह। तो ये भी अपान वायु के लिए अच्छा प्रयोग है। अपान वायु वैसे भोजन से पूर्व भी आप च्यवनप्राश घी के साथ लेते हैं तो भी अच्छा है, यदि आपके मल में दुर्गंध नहीं है तो। एक और चीज हो सकती है, तो नर्सिंग, एक नरसिंह रसायन है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नरसिंह रसायन दवा के तौर पे हम ले सकते हैं भोजन से पूर्व। महिलाएं तो उसको रजस्वला परिचर्या का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो मासिक धर्म के लिए एक समय का एक ये परिचर्या है। जैसे दिनचर्या होती है, वैसे महिलाओं के लिए एक प्रोटोकॉल एक तरह से बोल सकते हैं। तो वो उसका भी पालन करते रहें। वो महिलाओं को पता होता है, दादी नानी से एक पूरी प्रक्रिया चली है। नहीं तो फिर कभी एक इस पर भी क्लास यदि डिमांड रहेगी तो कर लेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस, पीसीओडी, इस तरह की एक समस्या भी रहती है। इसमें ब्लीडिंग ज्यादा रहती है, कईयों को बहुत ज्यादा ब्लड आता रहता है। तो ऐसे लोग भी गूलर खाना उनके लिए श्रेष्ठ है। इसको अदुम्बर भी बोल सकते हैं। अदुम्बर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो गूलर इसको हिंदी में साधारण भाषा में बात करें तो। एक पिच्छा बस्ती होती है। पिच्छा बस्ती क्या है, पिच्छा बस्ती क्या है, तो ये जाने तो पिच्छा बस्ती का मतलब ये ऑयल को, ये दवा को भर के अंदर रख लेना गुदा स्थल में, पिच्छा बस्ती है एक तरह की। तो ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के
जो उदान वायु के मैंने आपको सम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए कुछ प्रयोग जो हमारे पास में वर्णित हमारे शास्त्रों में है वो मैंने बताने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि शायद मैं समझाने में सफल हो पाया, बताने में सफल हो पाया। और भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि इनसे जुड़े हुए कोई डाउट्स हैं तो आपको क्लियर करना है, शेष हैं तो आप ले सकते हैं। फिर डाउट्स क्लियरेंस के बाद में अपन क्लास का समापन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये पांचों प्रकार के वाद लगभग आपके पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वाद बहुत जानना जरूरी था, और इससे आपको दवाइयों का क्रम पता लगता है कि दवाएं कब लेनी है, पहले लेनी है, बाद में लेनी है। नहीं तो हमारे डॉक्टर साहब का दिमाग आप लोग परेशान कर डालेंगे, अरे पहले लें कि बाद में लेंगे, सुबह लेंगे शाम को लें, है ना। तो ये आपको जानने से दवाइयों का क्रम क्या होगा, ये सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि वात ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और वही वही सब कुछ है। बाकी वात के बिना पित्त और कफ दोनों पंगु हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल महर्षि ने किया है। तो आपके कोई सवाल हैं? मुझे लग नहीं रहा है कि शायद कोई सवाल आपके हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। जी, आपने कहा कि वात के बिना पित्त और कफ पंगु है। राइट। जी, तो इसका मतलब तो वात अगर खराब है तो ये दोनों बहुत तेजी से खराब हो सकते हैं। हाँ, इसलिए तो सभी महर्षियों ने एक ही बात कही है कि जी यदि हमारे चिकित्सा में वात पित्त कफ में तीनों में से पहले किसी की चिकित्सा करनी है तो पहले वात की करो। जी वात जी। पित्त कफ में से कोई भी खराब हो जाए, दोनों हम्म, खराब, जैसे वात कफ खराब हो गया तो वात पहले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो यही करेगा ना, लेके जाने का काम तो वही करेगा, है ना। जी तो जी। लेके जाने वाली गाड़ी खराब है तो हम जा कैसे सकते हैं, गंतव्य स्थान पे पहुंचना ही मुश्किल है। तो हमारी जो दिशा है, जिस दिशा में हमें जाना है, जो गाड़ी हमको हम्म, लेके जा रही है वही खराब है, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए वात की खराबी नहीं होना, वात की खराबी होने से ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होती है, सबसे ज्यादा बीमारियां वात की खराबी से, 80 से 100 बीमारियां से। और फिर तो पित्त और हाँ, पित्त और कफ की भी बीमारियां नहीं होंगी तो भी होने लग जाएंगी, क्योंकि वात खराब तो सब खराब। तो भगवान भैया नाराज है ना तो सब नाराज है। मतलब अगर मोटे रूप में देखा जाए तो वात तो सीधे सीधे हमारे भोजन से जुड़ा हुआ मामला हो गया। बिल्कुल। मतलब तो भोजन तो हम लेते ही हैं, चाहे हम बीमार हो या ना हो या जो भी स्थिति रहती। राइट। तो भोजन की क्वालिटी भी डिपेंड करेगी, इसका मतलब प्लस मात्रा भी डिपेंड करेगी, और क्वालिटी तो आज बाजार पे डिपेंडेंट है। बात तो सही है, इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ में साथी जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जी और हमें ये भी प्रयास करना होगा, जैसे हमने वहां एक 350 किसानों का ग्रुप बना करके एग्रीमेंट करा के हमने कहा जी आप उगाओ, हम जी लेंगे, जी तो हमने सोसाइटियों में व्यवस्था बनाई और जी। उनको जोड़ दिया। वो कहते हैं जी आज हमारे पास 10 किलो भिंडी है, 10 किलो 50 किलो गोभी है, ठीक है जी, व्हाट्सएप पे डाल दो। हमारी जो हम्म, सोसाइटी में लोग रहते हैं जिनको अच्छा खाना चाहिए, आप हम्म, जो मांगोगे वो रेट देंगे, आपको किसान को अपना पूरा रेट मिल जाएगा। हम्म। तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा परिवार बनाना हमारी प्राथमिकता है, राजीव भाई का भी सपना था। बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है, तो क्योंकि हम उस सब लेवल पे ये जाए। क्लास लेने की जरूरत क्या थी, नहीं तो कमाई करना है तो हमें तो खाली मरीजों का इलाज करना है, बस हो गया कमाई। हाँ, लेकिन घर भी चलाना जरूरी है, तो वो भी साथ में चलता रहे, और साथ में ऐसी व्यवस्था के बनाने के लिए जो कुछ भी हमें एफर्ट जुटाने हैं, वो सब हम मिलकर जुटाएं। नहीं तो हम चिकित्सा के लिए हर्ड लानी है, बहेड़ा लाना है, या कोई ऐसी चीज लानी है, लाएंगे कहाँ से। ये इधर बड़ी बात। इसी धरती में से तो आएगा सब, हमारे हम ही तो उगाना है। अब उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हवा, ना, मतलब अभी हाँ, आज। हवा को ठीक करना है, पानी को ठीक करना है,
और खाने को ठीक करना है। ये सब खराब जी। हो गया ना। हम सांस ले तो बड़ी दिक्कत। चलो सांस तो चलो, जैसे जापानी लोग करते हैं कि नहीं, उनके यहाँ हर 2 4 5 किलोमीटर के बाद एक बूथ बना हुआ है, फिर वो आते हैं, फिर बूथ के अंदर जैसे अपने यहाँ पे पहले होते थे ना, 1 रुपया डालो, फिर घंटी घुमाओ, हेलो, बात करो। तो पहले कॉल बूथ हुआ करते थे हमारे पास। तो ऐसे जापानी लोग करते हैं, वो भी 1 रुपया डालो, हेलो, लंबी सांस लेते हैं अंदर जाके। हमें जापान थोड़ी बनाना है देश को। ये तो भैया। औद्योगिक औद्योगिक विकास का मतलब ये नहीं हो जाए कि हमने हवा खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। अब वो लोग वापस कल्चर पे लौट रहे हैं, तो अपने को लौटना जी। वो बात तो वहीं आके रुक रही है फिर के श्रम से ही समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। खाना अच्छा नहीं है, पानी हवा नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम्म। हम चिकित्सा किसकी करें? सही बात। हमारा भी अस्तित्व खत्म हो गया ना उसमें। तो पहले अस्तित्व रहेगा जब तो चिकित्सा होगी। बड़ी बात। अस्तित्व ही नहीं रहा। कल एक यहाँ बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जापान से कुछ लोग आ रहे हाँ। हैं, कुछ मुंबई से आ रहे हैं, कुछ और बड़े बिजनेसमैन लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो इसी पर चर्चा होनी है। हम्म। हालांकि गेट टुगेदर है, हमारे एक वकील साहब है। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। जी। ये व्यक्तिगत चीजों को तुम हम, कोई सवाल नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जी भैया। तो सभी को प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते जी।